मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ है पिछले चंद हफ्तों के अंदर, इसने इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में एक तरह का भूचाल पैदा कर दिया है। एक भूचाल तब आया था जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने सेंट्रल एशिया के अंदर खड़े होकर पहली बार बीआरआई का मंसूबा अनाउंस किया, और एक भूचाल अब आया है जब अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को निहायत ही बुरी शिकस्त हुई है। अमेरिका का साथ मिलने के बावजूद इतनी बुरी शिकस्त हुई है। जब बीआरआई आया था तब इंडियन डिप्लोमेट्स कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा जी, खैर है भाई, कुछ नहीं होगा, अमेरिका हमारे साथ है ना, हम चीन को काउंटर करेंगे, हम चीन को दपड़दूस कर देंगे, चीन हमाकत कर रहा है, चीन पैसा बर्बाद कर रहा है अपना, शी जिनपिंग जो है वो चीन को कहीं का नहीं छोड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हुआ एंड रिजल्ट? बीआरआई अभी ज़ेर तकमील है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है इस पे। 140 मुल्कों के अंदर इसके मंसूबे जारी हैं, लेकिन उससे पहले ही इट हैज़ ऑलरेडी आइसोलेटेड इंडिया डिप्लोमेटिकली। उसने इंडिया को अपने रीजन के अंदर ही आउट कर दिया है। अफगानिस्तान वाली डिफीट को भी इंडिया का बीजेपी कंट्रोल्ड मीडिया इंडिया की नाकामी की बजाय, बीजेपी सरकार की नाकामी की बजाय अफगान तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और एंटी पाकिस्तान ट्रांसमिशंस में छुपाने की कोशिश कर रहा है इस नाकामी को। बट द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन, नुकसान हो चुका है पहले ही। ये जो इंडिया की सो कॉल्ड अफगान पॉलिसी थी ना, ये इसको ज़रा आप एनालाइज तो करें, देखें तो सही इसमें है कि ब्लंडर क्या हुआ है। ये सिर्फ अफगानिस्तान से जुड़ी हुई नहीं थी, ये सिर्फ अफगानिस्तान सेंट्रिक नहीं थी, इसके अंदर बहुत कुछ था। इंडिया ने अपनी ईरान पॉलिसी, अपनी सेंट्रल एशिया पॉलिसीज़, ये सब जोड़ के रखी थी अफगानिस्तान के साथ। ये एक ही मंसूबा था जो कि इंडिया ने बनाया हुआ था। अब पता नहीं कौन अरस्तू बैठे हुए हैं, वो इस किस्म के मशवरे देते रहते हैं मोदी साहब को, या शायद उन्होंने खुद ही ये मशवरा उनके दिमाग में आया है। कुछ लोग इंडिया के अंदर कह रहे हैं कि कौन सी अफगान पॉलिसी, हमारी तो थी नहीं, मोदी साहब के मुखालिफिन कह रहे हैं ये गलत बात है, इंडिया की प्रॉपर पॉलिसी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये हुई है कि ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे तभी अफगानिस्तान में दाल गलेगी। क्यों? जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। ईरान के बिना अफगानिस्तान जा ही नहीं सकते, और अफगानिस्तान में अच्छी पोजीशन होगी तभी सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो सकेंगे। इट वाज लाइक अ पजल, ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, इस तरह से इंडिया की पॉलिसी बनी हुई है। आप एनालाइज तो करें ना इसको। इंडिया ने ये पूरा ब्लॉक मिला दिया था, यानी मिला हुआ है पूरा का पूरा ब्लॉक। उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, ईरान पॉलिसी, अफगानिस्तान पॉलिसी, सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ये कनेक्टेड हैं आपस में, ये एक ही चीज़ है। इसके 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वेयर ईरान इज ए, अफगानिस्तान इज बी एंड सेंट्रल एशिया इज सी। इंडिया की स्ट्रेटेजी कुछ यूं है कि अगर आपके ए में यानी ईरान पे ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं है तो यू कैन नॉट गो टुवार्ड्स बी एंड सी, वहाँ पे भी आपकी दाल नहीं गलनी। विच मीन्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव पुअर रिलेशंस विद ईदर ए और बी और सी। इनमें से कोई एक भी हिला तो आप गए पूरे के पूरे रीजन से। यहाँ इंडिया ने गड़बड़ की हुई है। एक इंटरलिंक्ड किस्म की पॉलिसी है इंडिया की, इस पूरे रीजन के हवाले से न जाने किस अरस्तू ने इस किस्म के झमेलों में डाला हुआ है मोदी साहब को। देखें, चीन और पाकिस्तान की पॉलिसीज यकसर मुख्तलिफ हैं पूरे रीजन के हवाले से। उनकी ईरान के लिए अलग पॉलिसी है, वो ईरान को अलग नज़रिए से देखते। अफगानिस्तान के लिए उनकी अलग पॉलिसी है, सेंट्रल एशिया के लिए उनकी अलग पॉलिसी है। हाँ, ये जो जंग चल रही है ना अफगानिस्तान के अंदर, उसको इन्होंने एज ए इशू रखा है, ये इशू है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पॉलिसीज़ मुल्कों के लिए अलग अलग है उनकी। इंडिया ने अफगानिस्तान की वजह से सबको एक ही देगची में डाल दिया है, एक ही कटोरे में डाल दिया है, सबको उठा के, सबको एक ही नज़र में देख रहे हैं, एक ही टोकरे में सारे। अब ये जो टोटल धपड़धूस हुआ है ना इंडिया का मामला अफगानिस्तान के अंदर, इसमें उन्होंने दे हैव आस्क्ड देयर सिटीजन्स टू लीव द कंट्री इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल, विच मीन्स कि अमेरिका के निकलने से पहले ही इंडिया 9/2/11 हो चुका है वहाँ से, अमेरिका से भी पहले निकल गया है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इंडिया यहाँ से कट ऑफ हो चुका है, अफगानिस्तान से भी, ईरान से भी, सेंट्रल एशिया से भी। इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स कनेक्टिविटी हेयर। दे कुड हैव मेड एन इम्पैक्ट हेयर, अ ह्यूज इम्पैक्ट, यूजिंग देयर रशियन इन्फ्लुएंस, अगर वो बीआरआई के ख़िलाफ़ ना जाते,
यहाँ भी गलती की है। अगर वो BRI के ख़िलाफ़ ना जाते या फिर वाकई में वो कोई बहुत बड़ा की प्लेयर होते पाकिस्तान की तरह अफ़गानिस्तान में, तो वो इम्पैक्ट डाल सकते थे रशियंस को इस्तेमाल करते हुए। रिमेंबर, इंडिया पहले कर चुका है ये। इंडिया ने रशियन इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए एक दौर में ताजिकिस्तान के अंदर एयरबेस बनाया था। इंडियन एयरफोर्स का बेस बना हुआ था सेंट्रल एशिया में। क्या मालूम है आपको ये कैसे बनाया था? रशियन इन्फ्लुएंस था उस वक्त। रशिया जो था तब इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। इंडिया को यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहिए था इस चीज़ पे। उनको रशिया के थ्रू चीन के साथ पाकिस्तान ने यही किया है। देखें, पाकिस्तान ने उल्टा वही काम किया है ना। पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन जा रहा है। उन्होंने चीन के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए रूस के साथ अपने रिलेशंस बेहतर बनाए और बड़े ज़बरदस्त रिलेशंस उनके हो चुके हैं। इंडिया ये सब कुछ कर सकता था। इंडिया का रूस के साथ अच्छा रिलेशंस था, तो वो इस रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए चीन के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते थे। दे कुड हैव डन दैट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया। इंडिया रिलेवेंट हो सकता था, लेकिन गलत पत्ते खेल गया इंडिया। और अब पानी सर से गुजर चुका है। अब इंडिया जाता भी है अगर रूस के पास कि यार हमारे रिलेशंस अच्छे कराओ चीन के साथ, तो अब वो पानी सर से गुजर चुका है। अब वो दौर गुजर गया है। हर चीज़ को करने का एक टाइम होता है ना, वो टाइम गुजर चुका है। लिहाजा इट्स ऑल गॉन। इंडिया का कद यहाँ पर घट चुका है और ये पूरा का पूरा रीजन गया इंडिया से। पाकिस्तान आ गया इधर, और रूस और चीन के साथ पाकिस्तान आ गया है। आफ्टर ऑल उन्होंने एक मैसिव विक्ट्री ली है। इंडिया को इधर से आउट करवाया उन्होंने, अमेरिका को यहाँ से जबरदस्त करवाया हुआ है। और क्या चाहिए चीन और रूस को? और हिंदी में कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बंदर। तो मुकद्दर का सिकंदर बन के तो पाकिस्तान उभरा है इस रीजन के अंदर, लेकिन अब बंदर कौन है ये आप आइडिया खुद लगा लें। इस रीजन के अंदर एज रिजल्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी अहम मीटिंग्स हो रही है पाकिस्तान उसके अंदर आपको बैठा हुआ नजर आता है। ये जो तुर्की के हिमायत याफ्ता रशीद दोस्तम को धपड़दूस किया गया है ना अफगान तालिबान की जानिब से, जिनका एक ताल्लुक़ रहा है अशरफ गनी सरकार और अमेरिका से, इनकी स्टेट भी ले ली है ना उन्होंने, तालिबान ने। तो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि टर्किश डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है रिगार्डिंग अफगान मैटर्स। वो भी पाकिस्तान की हेल्प लेना चाह रहे हैं, उसको अप्रोच कर रहे हैं तुर्की वाले भी। अच्छा, अब इंडिया को ले दे के इस पूरे रीजन को सेंट्रल एशिया मिला लें, साउथ एशिया मिला लें, 2 मुल्क बचे हैं जहाँ पे इंडिया ये समझ रहा है कि हाँ अभी भी मेरी प्रेजेंस है और सिक्का चलता है मेरा। एक भूटान है, दूसरा बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश पे इंडिया का जो भरम है कि हमारा एक बहुत ही बड़ा कोई असर है, भाई अभी भी कितना असर है इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले ये देख लें ना कि इन सब साउथ एशियन मुल्कों ने ये भी देख लिया कि इंडिया ने अपने अलाइज को ही डंप कर दिया है वक्त पड़ने पर। अशरफ गनी का मिसाल सबके सामने है ना, इंडिया ने डंप कर दिया है। तो बाकी मुल्क तो वैसे ही लिफ्ट कराना छोड़ चुके थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी सुसपुस शुरू हो चुकी है कि इंडिया कोई रिलायबल मुल्क नहीं रहा पॉलिटिकल सपोर्ट के हवाले से। देखें ना, साल के अंदर अंदर इंडिया के 2 अलाइज मुँह के बल गिरे हैं। बर्मा के अंदर वो आंग सान सूकी गई, अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी जबरदस्त हो गया। एंड इंडिया कुडंट डू एनीथिंग, उनको बस बेबस होकर देखता रहा है डाउन होते हुए। तो बांग्लादेश के अंदर भी जो इंडिया के पॉलिटिकल सपोर्टर थे वो भी सुसफुस करने लगे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो काबिल भरोसा रहे ही नहीं है। देखें, आंखें तो सबकी हैं ना, अवामी लीग वाले भी तो दिमाग रखते हैं ना, वो भी तो एक ज़हीन किस्म के लोग हैं। वो भी तो क्लियरली देख चुके हैं कि 6 महीने में क्या हुआ है। उधर उनके पड़ोस में एक इंडियन इत्तेहादी धपड़दूस हुई है आंग सान सूकी, उधर अफगानिस्तान के अंदर दूसरा उसका इत्तेहादी अशरफ गनी धपड़दूस हुआ है। एंड इंडिया कुडंट डू एनीथिंग। तो अवामी लीग वाले भी तो देख रहे हैं ना इस चीज़ को। तो वहाँ भी अब मामलात इंडिया से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो चुके हैं। एज वी यूज टू से, इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में दूरी आपको क्लियरली नज़र आएगी आने वाले दिनों में। बीजेपी ने बहुत ख़राब कर दिए हैं ये रिलेशंस। शेख हसीना के रिलेशंस जो रहे हैं ना गांधीज के साथ रहे हैं, ये बात आप नोट करें। ये जो कांग्रेस वाले और जो लिबरल फोर्सेस, ममता बनर्जी लाइक माइंडेड उनके जो लोग हैं ना, अब वो खुद भी लिबरल हैं, तो लिबरल लोगों के साथ उनकी ज़्यादा बनती रही है, इंतहा पसंदों के साथ उनकी नहीं रही। अब बांग्लादेश भी आपको बराबरी की बुनियाद पर बात करता हुआ मिलता है और दोस्ती की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा होता। अफगानिस्तान के अंदर आने वाले भूचाल का पहला आफ्टर शॉक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर नज़र आ चुका है। वो कैसे? वो यूं कि शेख हसीना टिल्ट हुई हैं पाकिस्तान की तरफ। एक वाज़ेह टिल्ट नज़र आया है पाकिस्तान की तरफ, उनका पाकिस्तान की तरफ। कैन यू इमेजिन? और शेख हसीना ने पाकिस्तान के दौरे की दावत एक्सेप्ट कर ली हुई है। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी ए हिस्टोरिकल मूवमेंट।
शेख हसीना इन पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा तारीखी लम्हा हो सकता है। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हुई है दावत कि ठीक है मैं आऊँगी पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान इसके लिए पूरी तैयारी में मसरूफ़ है। पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है इमरान अहमद सिद्दीकी, उन्होंने तुर्की की न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि शेख हसीना ने, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रा सुनिएगा। वो फरमा रहे हैं कि शेख हसीना ने इमरान खान की दावत कबूल करते हुए कहा है कि मैं आऊँगी पाकिस्तान, और साथ ही उन्होंने इमरान खान को भी इनवाइट किया है कि आप भी तो आएँ बांग्लादेश। आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द न्यू दिल्ली के लिए पैदा हो चुका है। बट देयर इज़न्ट मच दैट इंडिया कुड डू अबाउट दिस। बांग्लादेश भी समझता है, पाकिस्तान भी समझता है कि उनके दोस्त और दुश्मन एक ही हैं, दोनों BRI में हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ पुअर रिलेशंस फॉर टू लॉन्ग। दोनों का मुआशी मुस्तकबिल एक ही जगह से जुड़ा हुआ है। शेख हसीना के लिए कहा जाता है कि ये कम बात करती हैं लेकिन गहरी बात करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब मोदी साहब बांग्लादेश को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मिला के सियासत खेल रहे थे ना अपने मुल्क में, आपको याद होगा NRC लाया था मोदी साहब ने, तो बांग्लादेश को मिला के देख रहे थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ। तब शेख हसीना ने छोटा सा रिएक्शन दिया था, सिर्फ इतना कहा था CAA के लिए कि इट वाज अननेसेसरी। छोटा एक हल्का सा रिएक्शन, लेकिन गहरी बात करती हैं वो, जैसे कि हमने बताया उनके लिए मशहूर है, कम बात करती हैं, गहरी बात करती हैं। अब इंडिया के जो टॉप के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो खुद मानने लगे हैं कि ये बड़ी कोई फजूल किस्म की हरकत हुई है BJP से, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं उनको, उल्टा इस हरकत के बाद उनको नुकसान हुआ है। यानी आप देखें कि इस हरकत के बाद वो अक्सर चुनाव हारे हैं। वेस्ट बंगाल हार दिए, सारी कैंपेन में CAA NRC को प्रमोट करते रहे लेकिन हार गए। साउथ इंडिया के चुनाव हार गए, केरला में हार गए, तमिलनाडु में हार गए, कर्नाटका में हार गए। जब से CAA आया है वो सारे मेजर चुनाव हारे हैं, कोई ख़ास फ़ायदा उनको नहीं हुआ। लेकिन इंडिया को बड़ा लॉस हो गया है, बांग्लादेश हाथ से निकल गया है। जो कई फैक्टर्स थे ना बांग्लादेश के हाथ से निकलने से, उसमें ये भी था, सबसे बड़ा फैक्टर ये भी था एक, वही एक लाइन वाली जो शेख हसीना का रिएक्शन था, इट वाज अननेसेसरी। तो देख रहे हैं आप, असर नज़र आ रहा है ना आपको। अननेसेसरी उन्होंने कहा, ज़्यादा नहीं दिखाया, वो बात नहीं करती ज़्यादा इस तरह के मामलात में, वो ज़्यादा बात नहीं करती, उनके एक्शन से नज़र आता है कि हाँ शी इज़ डूइंग समथिंग। इस वक्त शेख हसीना के दौरे का शेड्यूल कोई जारी नहीं हुआ, लेकिन इनका इमरान खान की दावत को एक्सेप्ट कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हु कुड हैव थॉट अंटिल फ्यू इयर्स बैक कि शेख हसीना के दौर में इमरान खान को बांग्लादेश आने की दावत मिलेगी और शेख हसीना को पाकिस्तान जाने की दावत मिलेगी। कश्मीर, इमरान खान कश्मीर जैसा अहम तरीन अपना स्ट्रेटेजिक इशू शेख हसीना से डिस्कस करेगा, कौन सोच सकता था? ये आपका ख्याल है ऐसे ही इमरान खान ने अचानक से उनका मूड हुआ और फ़ोन उन्होंने उठा के बात कर दी कश्मीर पे, ऐसे ही? ज़ाहिर है इसके पीछे बैकग्राउंड में वर्किंग्स होती हैं, डिप्लोमेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी ये चीज़ इमरान खान ने शेख हसीना से डिस्कस की ना। वैसे राहुल गांधी भी कश्मीर में हैं इन दिनों, और उन्होंने मोदी सरकार से डिमांड की है कि ये जो 5 अगस्त 2019 को आपने एक फजूल किस्म की हरकत की है ना, इसको रिवर्स करें। राहुल गांधी ने कहा है। और ये बात याद रहे कि शेख हसीना के जो अच्छे रिलेशंस रहे हैं ना, वो गांधीज के साथ रहे हैं। वही हमने जो बात बताई आपको, सेक्युलर्स के साथ वो एक कंफर्टेबल रही हैं, ममता बनर्जी जैसी जो जमातें हैं उनके साथ। हिंदुत्व के नज़रिए को वो भी पसंद नहीं करती, जिस आइडियोलॉजी को मोदी साहब मानते रहे हैं बीइंग RSS मेंबर, क्योंकि वो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, विस्तारवाद की सोच है कि बांग्लादेश भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, अफ़गानिस्तान भी हमारा है। ये विस्तारवाद की सोच है और इस पे मोदी साहब बिलीव करते रहे हैं बीइंग RSS मेंबर। जब लद्दाख में चीन की फ़ौज घुस के आ गई थी तो मोदी जी कह रहे थे कि साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। अच्छा, कोई और आपके इलाके में घुस के आए तो ये विस्तारवाद है, और आपकी पार्टी के लोग कहते रहते हैं कि पाकिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे, बांग्लादेश पे कब्ज़ा करेंगे, तो वो क्या है? वो विकासवाद है, वो विस्तारवाद नहीं है। सो शेख हसीना भी एक्सपेंशनिज्म वाली सोच को लाइक नहीं करती कि आप किसी और की ज़मीन पर अपना हक जताते फिरें कि कभी अखंड भारत था तो ये था। तो शेख हसीना अभी तक चुप हैं, लेकिन उनका कश्मीर डिस्कस करना है इमरान खान से, और फिर अब इमरान खान को बांग्लादेश आने की दावत देना और फिर खुद पाकिस्तान जाने की दावत को एक्सेप्ट करना उनका,
ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। नाउ इंडिया के अंदर अक्सर एनालिस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान रिलेशंस पर और इन सारी डेवलपमेंट्स पर कहते रहे हैं कि इसके पीछे चीन है। जो भी हो, चीन ना हो, कोई भी हो, XYZ। बट द बॉटम लाइन इज कि ये सब हो रहा है। 2016 में बांग्लादेश बायकॉट कर रहा था सार्क का आफ्टर इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होना था सार्क इजलास, तो इंडिया ने बायकॉट किया, तो साथ ही बांग्लादेश ने भी किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? दावतनामे एक्सचेंज हो रहे हैं, कश्मीर डिस्कस हो रहा है। क्या ये कम साइन है कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर जबरदस्त हो चुका है? आप 2016 को देखें और आप आज को देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा।